नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों आज फिर से आप सभी के लिए यहाँ पर सामान्य सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। अगर आप आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेडमैन, कलरक या फिर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित होंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 45 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 45 प्लस क्वेश्चन सही करना अपना टारगेट रहेगा। पहली बार में एग्जाम पास कराने की अपनी गारंटी है। जुड़े रहे, लास्ट तक देखते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन और क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। एशिया नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार जो है वो एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन का आंसर होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये एशिया के व्यक्ति और संस्थाएं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से कोई उल्लेखनीय कार्य किया है तो उस व्यक्ति को या उस संस्था को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा सकता है। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, यह है रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन के द्वारा फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रमन मैग्सेसे और उन्हीं की याद में प्रति वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। जानकारी के लिए आपको मैं बता देता हूं, पहला रमन जो पुरस्कार है वो सन 1958 में दिया गया था और 2019 का जो पुरस्कार है वो भारत के एक व्यक्ति को मिला था जिसका नाम है रवीश कुमार। आपने नाम सुना होगा, भारतीय मीडिया में, पत्रकारिता में रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार सन 2019 में दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि रवीश कुमार को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया तो दोस्तों उनका क्षेत्र था क्या? पत्रकारिता के क्षेत्र में उनको यह पुरस्कार दिया गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों अकबरनामा जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। अकबरनामा को हम अकबर की जीवनी भी कहते हैं, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। पूछ सकते हैं अकबर की जीवनी निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों इसे एक और भी नाम से जानते हैं। अकबरनामा जो है इसे कहा जाता है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। वो भी किसने लिखा है? अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। दोस्तों अबुल फजल जो है ये अकबर के नवरत्नों में गिने जाते हैं, ये उनके नवरत्नों में थे, नवरत्न थे अकबर के दरबार में और उनकी में एक था कौन? अबुल फजल। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ क्या है तो दोस्तों याद रखना अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। अकबर की कहानी उनका क्या है? शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों अगर आप इसी प्रकार के और भी और आर्मी जीडी, टेक्निकल ट्रेडमैन, कलरक में पूछे गए प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप उनको डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं, वहां पर ऐसे ही बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें ताकि जब भी वीडियो डाला जाए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वैसे तो प्रतिदिन दोपहर 12 बजे वीडियो अपलोड होता है, आज भी हो जाएगा। आप निश्चित रहें, तैयारी कर रहे हैं, आपकी वर्दी के सपने को साकार करेंगे हम। आप करें मेहनत और जुड़ जाएं हमसे। क्वेश्चन देखिए, आतंक विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों आतंक विरोध दिवस है वो प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। कुछ और जानकारियां देखते हैं। 30 जनवरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों 30 जनवरी जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य तिथि के मौके पर प्रतिवर्ष इसे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाते हैं इससे अगर आपसे पूछा जाए कि 30 जनवरी मनाया जाता है तो शहीद दिवस और किन की पुण्यतिथि? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में। अगर देखें यहां पर दोस्तों कि 31 अक्टूबर जो है उसको क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 31 अक्टूबर को मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस। किसकी याद में? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है
भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब आती है? 31 अक्टूबर को ही आती है और इसी रूप में हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए लेते हैं अगली जानकारी। 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों 18 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो कब मनाते हैं? 18 सितंबर को मनाते हैं। आपको कंजूसी नहीं करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दें। साथ ही मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा। ओएमआर का पूरा रूप क्या है? ओएमआर सीट दोस्तों आपने एग्जाम दी होगी और आपको मालूम होगा कि आपको एक ओएमआर सीट दी जाती है, उसमें आपको केवल गोले काले करने होते हैं, उसी का नाम ओएमआर सीट होता है। उस ओएमआर का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों उस ओएमआर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या नाम होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर पूरा नाम होता है किसका? ओएमआर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? दोस्तों ओलंपिक जो खेल है वो प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। पहले जो ओलंपिक खेल है वो कब खेले गए थे? याद रखना, पहले ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी जगह थी कहां? एथेंस में। एथेंस में पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है ओलंपिक खेल पहले कहां खेले गए? सबसे पहला ओलंपिक खेल कहां आयोजित हुआ? एथेंस में। ठीक है, जो यूनान की राजधानी है, ग्रीक की राजधानी है। कब खेला गया? 1896। और दोस्तों यह वहां पर ओलंपिया नामक पर्वत वाले क्षेत्र पर खेला गया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? ओलंपिक खेले रख दिया गया। और एक और भी शानदार क्वेश्चन मैं आपको यहां पर देता हूं। ओलंपिक में आपको दोस्तों पता होगा कि ओलंपिक में मशाल जलाने की एक परंपरा होती है। क्या जलाने की? मशाल जलाने की एक परंपरा होती है। और मशाल जलाने की शुरुआत जो है वो ओलंपिक में कब हुई थी? तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ओलंपिक में मशाल जलाने की शुरुआत कब हुई है? तो ओलंपिक में सन 1928 के बाद, सन 1928 के बाद ओलंपिक में मशाल जलाने की प्रक्रिया शुरू की गई। देखते हैं अगला क्वेश्चन। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो रोबर्स कप जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। बहुत बार पूछ जाता है। अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक कप से संबंधित जो क्वेश्चन है वो तो आप याद कर लें, क्योंकि पूछ जाता है संतोष ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, रोबर्स कप है, टेनिस कोर्ट है, इनके बारे में एक क्वेश्चन आता है, आप भी याद कर लें यहां से। क्या पता वो क्वेश्चन आपकी जिंदगी बदल सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? आपको पता है दोस्तों ताजमहल एक भव्य मकबरा है, बात सही है। इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, ये बात भी बिल्कुल क्या है? सही है। ये आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है, बिल्कुल बात क्या है? सही है। लेकिन उन पर कारीगरों के नाम है जिन्होंने उनका निर्माण किया था, ये बात यहां पर क्या है? गलत है कि ताजमहल पर नहीं लिखा हुआ उनके कारीगरों का कहीं भी नाम, तो ये बात यहां पर गलत है। बाकी तीनों याद कर लें कि ताजमहल क्या है? एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यह आगरा में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन निम्न में से कौन सी पहाड़ियों पर स्थित है? दोस्तों राष्ट्रपति भवन रायलसीना की पहाड़ियों पर स्थित है। और ये कहां पर स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। देश के पहले व्यक्ति जिसको हम कहें, सर्वोच्च व्यक्ति जिसको हम कहें, सर्वोच्च पद जिसको हम कहें, वो जहां बैठते हैं जिसको हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, वो रायलसीना की पहाड़ियों पर बने हुए हैं। और ये रायलसीना की पहाड़ियां ये अरावली पर्वत श्रेणी का ही क्या है? उत्तरी पूर्वी भाग है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। नटराज मंदिर निम्न में से कहां पर स्थित है? तो दोस्तों नटराज जो मंदिर है वो चिदम्बरम में स्थित है। चिदम्बरम कहां पर स्थित है? ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। अगर आपसे पूछ जाए कि चिदम्बरम जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और यहां पर कौन सी वास्तुकला की शैली कौन सी है? अगर आपसे पूछ जाए
कि नटराजन मंदिर में वास्तुकला की शैली कौन सी है, तो याद रखना दोस्तों यह द्रविड़ वास्तुकला शैली में बना हुआ है। द्रविड़ वास्तुकला शैली में यह बना हुआ है। बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन। अगर आप इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्रतिदिन आपको दोपहर 12 बजे यहां पर इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असम में कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत बार आ चुका है, असम का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, बिहू है। दुर्गा पूजा कहाँ का है, ये वेस्ट बंगाल का प्रमुख त्योहार है। ओणम है वो कहाँ का है, तो दोस्तों ओणम है वो केरल का प्रमुख त्योहार के रूप में जानते हैं। और पोंगल जो है वो तमिलनाडु का क्या है, तमिलनाडु का एक महत्वपूर्ण त्योहार के रूप में जाना जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, याद कर लें 100% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा। अगर आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है तो मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, न्याय दर्शन का लेखक निम्न में से कौन है। तो दोस्तों न्याय दर्शन के जो लेखक हैं वो कौन है, वो महर्षि गौतम है। महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई। अगला क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के दो भाग हैं। तो दोस्तों हीनयान और महायान है ये बौद्ध धर्म के क्या है, दो भाग है। क्योंकि उस आगे जाने के बाद बौद्ध धर्म है वो दो शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा का नाम क्या रखा गया, हीनयान, एक का नाम क्या रखा गया, महायान। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किसने चित्रित किया था। दोस्तों प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा जो है यह है किसके द्वारा, लियोनार्दो द विंची एक नाम व्यक्ति है जो कहां के निवासी है, इटली के निवासी है। और उन्होंने ही इस मोनालिसा नामक चित्र को चित्रित किया है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, लियोनार्दो द विंची नामक व्यक्ति के द्वारा चित्रित किया गया। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रम से नेपाल, भूटान व चीन से मिलती है। तो दोस्तों भारत की एक राज्य इसमें से ऐसा है, वो कौन है, सिक्किम। आप इस तरह से अगर आप देखते हैं तो यहां पर आने के बाद ऐसे अंगूठा सा बाहर निकला है। उसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश इधर जाते हैं भारत के मानचित्र में, यहां अगर आप देखते हैं दोस्तों तो यह सिक्किम है। ठीक है, इस सिक्किम के देखिए एक साइड में कौन है, इस सिक्किम के एक साइड में इधर नेपाल है, इधर कौन है, भूटान है, और उत्तर में कौन है, चीन है। मतलब तीन ओर से ये तीन देशों से घिरा हुआ है। और वह राज्य भारत का कौन सा है, वह सिक्किम राज्य है जो तीन, नेपाल, भूटान और चीन से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। इनमें से वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों नदियां क्या होती है, अपने उद्गम के बाद, प्रवाहित होने के बाद जब वो सागर में गिरती है तो सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती है। मतलब यहां पर नदी अनेक शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इसी शब्द को दोस्तों हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। कावेरी बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन दोस्तों ताप्ती जो नदी है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती। और ताप्ती के साथ एक नदी और भी है जिसका नाम क्या है, नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां अरब सागर में गिरती है और दोनों ही सागर में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो फिर दोस्तों ये क्या बनाती है, अगर ये डेल्टा नहीं बनाती है तो फिर ये क्या बनाती है, तो इसको कहा जाता है एस्चुरी। ये क्या बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है सागर में गिरने से पहले। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया को डेल्टा शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, तो डेल्टा शब्द जो है उसकी जानकारी दुनिया को सबसे पहले इतिहास के पिता कौन थे, हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उन्होंने दुनिया को सबसे पहले डेल्टा शब्द के बारे में जानकारी दी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों हम भी यहां पर आर्मी जीडी मॉडल पेपर की लाइव क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं। आप कितने लोग इसमें समर्थ हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। हम जल्दी इसको लाइव स्टार्ट करेंगे, आप आंसर देंगे, उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा। ऐसी करके हम एक शानदार तैयारी करें। ये काम कब से शुरू करें, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है। दोस्तों हीराकुंड परियोजना जो है यह भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना है। सबसे लंबा बांध अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो वह कौन सा है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है,
तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? ये महानदी पर स्थित है। दोस्तों महानदी जो है ये उड़ीसा में बाढ़ लाती है। इसकी वजह से महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे उड़ीसा के शोक के नाम से भी जानती है। इसी वजह से कि बाढ़ नहीं आए, बाढ़ को रोकने के लिए इस पर एक लंबा बांध बनाया गया जिसका नाम क्या है? हीराकुंड बांध। अब जल को नियंत्रित कर लिया ताकि बाढ़ नहीं आए। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? गेहूं से ही है। गेहूं का उत्पादन ही सबसे ज्यादा, और हरित क्रांति में किस फसल का उपयोग? गेहूं का ही सबसे ज्यादा बुआई की गई थी, इसी का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो दोस्तों हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग जो है वो हरित क्रांति के जनक है दुनिया में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है, भारत में कौन है, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो है उन्होंने सबसे पहले भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करवाई। तो भारत में हरित क्रांति की जनक आपसे पूछ जाए तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दुनिया में पूछ जाता है कि दुनिया में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो ये भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरित क्रांति की वजह से निम्न में से कौन सी फसल को सबसे ज्यादा घाटा हुआ, तो दलहनी जो फसलें हैं उनको सबसे ज्यादा हानि हुई है। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न जो फसलें हैं उनकी बुआई ज्यादा होने की वजह से दलहनी फसलों की बुआई क्या हो गई? कम हो गई। और कम बुआई होने से इनका उत्पादन भी क्या हो गया? कम हो गया। तो सबसे ज्यादा घाटा किसको लगा है? दाल वाली फसलों को लगा है। अगला क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको आप LIC के नाम से भी जानते हैं, इसकी स्थापना कब हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा चुका है। इसकी स्थापना सन 1956 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी से पहले, इस तरह का लोगो भी है इसका एक। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? दोस्तों भारत के पहले चुनाव आयुक्त जो है वो थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। और मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए थोड़ी सी यहां पर आपको ज्यादा विचार नहीं करना, विस्तार से आपको जानकारी मैं यहां पर दे रहा हूं। योजना आयोग का वैसे तो पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे योजना आयोग की आपसे स्थापना पूछी जाए तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना कर दी। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण घटना हुई कब? 13 अगस्त को। कब? 13 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर एक नए आयोग का गठन कर दिया जिसका नाम रखा गया नीति आयोग। क्या नाम रखा गया? नीति आयोग। अब आपको ध्यान रखना है कि नीति आयोग है, अब योजना आयोग नहीं है। यह जानकारी देने के लिए ही मैंने योजना आयोग का यहां पर क्वेश्चन लिया है, वरना तो क्वेश्चन बनता ही नहीं कि योजना आयोग वर्तमान में तो है ही नहीं। इसे 13 अगस्त 2014 को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या बना दिया है? नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब साइंस स्टार्ट हो चुका है। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम अथवा व्यापारिक नाम क्या है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडे के नाम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? इनमें से कौन है जिसको अपन भविष्य की धातु? स्टील, तांबा, लोहा और टाइटेनियम। तो भविष्य की धातु कौन है? टाइटेनियम को जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंग लगने पर लोहे का भार क्या बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता या परिवर्तित होता है? तो दोस्तों लोहे पर जंग लगता है ऑक्सीकरण के कारण और उसकी वजह से लोहे के भार में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, मतलब लोहे का वजन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है। यहां पर धातु नहीं पूछी है, तत्व पूछा गया, वो बताना है पृथ्वी पर। भूप्रपट्टी में नहीं पूछा गया, भूप्रपट्टी के अंदर नहीं पूछा गया, भूप्रपट्टी के ऊपर नहीं पूछा है,
क्वेश्चन को समझिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह तत्व कौन है? ऑक्सीजन सबसे ज्यादा तत्व की बात करें तो कौन है? ऑक्सीजन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ईंधन से वातावरण में न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? डीजल, मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन और कोयला। 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जिससे कम प्रदूषण फैलता है? तो वह दिए गए ऑप्शन में हाइड्रोजन ही है जो बहुत कम प्रदूषण फैलाता है। बाकी डीजल, मिट्टी का तेल और कोयले से ज्यादा वातावरण में प्रदूषण होता है। दोस्तों इसी प्रकार के अगर आप और भी क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट से आप पढ़ सकते हैं, जहां पर आर्मी जीडी मॉडल पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर से आप मुझसे संपर्क करें, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहां से तैयारी कर सकती हैं। मैं केवल आपको रास्ता दिखा सकता हूं दोस्तों, पढ़ना आपको पड़ेगा, अपने सपने को साकार आपको करना है। क्वेश्चन और कुछ उपाय और कुछ 100 ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपको बता सकता हूं आपकी सफलता के लिए, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। लगे रहो, एक दिन आपका इस फौज में भर्ती होने का सपना जरूर साकार होगा। दोस्तों मैं उम्मीद और मैं भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि आपका यह सपना जल्द पूरा हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल फिर मिलेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।